देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। फिनटेक एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज पैदा हुई हैं। देश की बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के दौर में इस क्षेत्र में जितना काम हो वो कम ही लगता है। यही वजह है कि बड़े से बड़े बैंक से लेकर स्टार्टअप्स सब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन पर ही जोर दे रहे हैं और अब निवेशक भी इस क्षेत्र में पैसे लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। देश के मशहूर वेंचर कैपिटल फर्म हीलियन वेंचर पार्टनर्स ने खास इसी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नया फंड शुरू किया है जिसका नाम है यूनिटरी हीलियन। किस तरह के कारोबार को बैक करेगा ये नया फंड, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हीलियन वेंचर पार्टनर्स के राहुल चंद्रा। राहुल, कांग्रेचुलेशंस इस नए फंड के लिए। बताइए हमें क्या खासियत रहेगी यूनिटरी हीलियन की? ये फंड हर्षिता जो कंपनीज जो इंडिया की समस्याएं हैं, जो 100 करोड़ लोगों की समस्याएं हैं, जैसे कि उनके पास बैंक का क्रेडिट नहीं पहुंचता है या फिर उनको आजकल डीमोनेटाइजेशन के बाद जो पेमेंट्स में सारे बदलाव आ रहे हैं, उसमें जो इनोवेशन और जो नए आइडियाज आ रहे हैं उनमें फंडिंग की जरूरत है और उसको ये आइडियाज को ले जाने की जरूरत है। इंडिया के जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो सेक्टर्स जरूरी हैं, जैसे एग्री हो गया या फाइनेंशियल सर्विस है, बैंक्स, इंश्योरेंस और ये जो लॉजिस्टिक्स का सेक्टर है, इनमें ये आइडियाज पहुंचाने की जरूरत है। तो ये फंड उन स्टार्टअप्स पे फोकस करेगा जो इन सेक्टर्स में बड़ी कंपनियां बनाएंगे। आपने कहा फिनटेक पर आपका फोकस है, लेकिन इस क्षेत्र में कई कारोबार पहले से ही डिस्कवर हो चुके हैं, तो आप किस तरह की नए आइडियाज की तलाश में हैं या फिर आप मौजूदा प्लेयर्स में ही पैसा लगाएंगे, उन्हीं को फंड करेंगे? हर्षिता, मेरे हिसाब से अभी फिनटेक में इंडिया के लिए शुरुआत है। अभी बहुत बदलाव होना जरूरी है और बहुत नए किस्म का बदलाव है। हम एक नए पहले दौर से गुजर रहे हैं जिसमें जो कंपनीज निकली हैं वो काफी कुछ एक फर्स्ट लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं। अभी बहुत गहराई है इस सेक्टर में, जिसमें बहुत चीजें करोड़ों लोगों तक, करोड़ों बिजनेस जो अभी तक फॉर्मल फोल्ड में नहीं आए हैं, एक औपचारिक ढंग से इकोनॉमी में नहीं जुड़े हैं, उन सेक्टर्स पे पहुंचाना बहुत जरूरी है और उसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत कंपनीज क्रिएट होंगी। और ये ऐसा सेक्टर है जो कि ई कॉमर्स से परे है। ई कॉमर्स में जो मेन बात थी वो ये थी कि खाली एक या दो लीडर हो सकता है स्पेस में, उसके अलावा बाकी सब लोग उस स्पेस में काफी पीछे रहेंगे और एक बहुत बड़ा जायंट क्रिएट होता है। इन सेक्टर्स में, खासकर फिनटेक में और पेमेंट्स में, जो जरूरत है वो है कि बहुत सारी कंपनीज पैदा हों और क्योंकि मार्केट इतना गहरा और बड़ा है कि सब लोग एक साथ रह सकते हैं फिर भी मार्केट खत्म नहीं होगा। तो सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि लीडर्स बहुत सारे होंगे और मार्केट बहुत बड़ा है। अब तक हमने देखा है कि फिनटेक के जरिए भारतीय इकोनॉमी में क्रांति आ गई है और वॉलेट एक बहुत बड़ा साधन रहा है इस पर्टिकुलर क्रांति का, और वॉलेट स्पेस में हमने देखा है बड़े बड़े नाम आए, बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं। तो यहाँ से आगे आपको क्या लग रहा है, क्या क्लिक करेगा? वॉलेट के बियॉन्ड कैसे फिनटेक को बढ़ावा दे? पेमेंट में अभी बहुत लोग जो हैं डिजिटल पेमेंट से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है पेमेंट्स की वो बहुत अलग है। जैसे एक किसान के लिए रिक्वायरमेंट बहुत अलग है, या स्टूडेंट के लिए बहुत अलग है, या कोई मरीज है जिसको हॉस्पिटल के साथ पेमेंट करना है, वो पेमेंट का रिक्वायरमेंट अलग है। तो ये बहुत कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन होंगी, बहुत स्पेशल एप्लीकेशन खाली उस खास काम के लिए होगा। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया में जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको फॉर्मल क्रेडिट पहुंचाना, एक फॉर्मल लोन पहुंचाना एक कठिन काम है, क्योंकि उनके पास पुरानी कोई बैलेंस शीट के बेसिस पे उनको लोन देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो उनकी बैलेंस शीट नहीं है या फिर उनका अभी तक डिजिटाइज डेटा नहीं अवेलेबल है कि उनका कैसा कारोबार चल रहा है। उस हिसाब से पेमेंट के बेसिस पे लोन देना इंडिया में बहुत जरूरी चीज है। इसलिए पेमेंट का एक और नया नजरिया आता है जिससे कि वो जो लेंडिंग बिजनेस है उसको इनेबल करेगा। तो पेमेंट के बेसिस पे बहुत नई चीजें होंगी और बहुत अभी एरियाज हैं और बहुत ग्रुप्स हैं लोगों के और बिजनेसेस के जहां पे पेमेंट पहुंचाना जरूरी है। यूनिटरी हीलियन क्या सिर्फ फिनटेक पर ही फोकस रहेगा या फिर ऐसे जैसे आपने पहले भी मेंशन किया एग्री है,
हेल्थ केयर है, वहां पर भी आप बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे? हर्षिता, हमारे फंड का फोकस होगा लोगों को जोड़ना सबसे पहली लेयर पे। जैसे अलीबाबा है, चाइना का बहुत बड़ा जायंट कंपनी है, उस हिसाब से इंडिया में भी अलग सेक्टर्स के लिए अलग नए किस्म के अलीबाबा बनाने जरूरी हैं, जिसमें लोग बेच और खरीद सकें। और जैसे कि जिसको मार्केट प्लेस कहा जाता है, मार्केट प्लेस के ऊपर पेमेंट और लोन देने की जरूरत है। अगर कोई अपनी प्रोड्यूस को बेच रहा है तो उसमें 2 हफ्ते 1 महीने का लेंडिंग पीरियड होता है, जिसमें जो खरीद रहा है वो पैसे नहीं पहुंचाता है, या कोई ट्रकर किसी के लिए सामान शिप कर रहा है तो उसमें पेमेंट में डिले होता है, क्योंकि वो ट्रकर जब तक पहुंचाएगा नहीं तब तक वो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें बहुत क्रेडिट गैप्स हैं बहुत बड़े सेक्टर्स में। तो एज अ फंड हम लोग इन तीनों चीजों में फोकस करेंगे और इन तीनों चीजों को इन बहुत बड़े सेक्टर्स में ले जाएंगे और वहां इनोवेशन ढूंढेंगे। तो एक खास जो हमारा फोकस रहेगा वो खाली इन तीनों चीजों में रहेगा, बट हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे एग्री में और हेल्थ केयर में, लॉजिस्टिक्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि ये इंडिया के लिए सबसे जरूरी 4 सेक्टर्स हैं। अच्छा, ये बताइए राहुल, कितना निवेश करेंगे आप स्टार्टअप्स में? रुपीज में इस टर्म का साइज करीब 700 करोड़ तक होगा, और जो एक इन्वेस्टमेंट जो पहला हम लोग इन्वेस्ट करेंगे उसका साइज करीब 6 से 7 करोड़ के बीच में होगा, और या 6 से 12 करोड़ के बीच में होगा। और उसके बाद हम कंपनी के प्रोग्रेस को देखते हुए और आगे भी इन्वेस्ट करते रहेंगे। राहुल, अगर आप हमें बता सके, क्योंकि आपने अभी एक नया फंड लॉन्च किया है, इस समय सेंटिमेंट कैसा है? चिंता अभी तक रही है कि लोगों को तगड़े रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, एग्जिट्स नहीं कर पा रहे हैं, क्या वही माहौल है या फिर कुछ बदलाव आ रहा है? तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स अभी ये बात लेके परेशान हैं अर्चिता, कि इंडिया से जो है वो एग्जिट मिलना बड़ा मुश्किल है। जो कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है पर उससे लिक्विडिटी नहीं आती, उसको कोई खरीदता नहीं है, वो पैसा वापस नहीं जाता है। और ये बात काफी सालों से एक मुद्दा है इंडिया के वेंचर स्पेस के लिए। ये दूसरा सवाल जो बड़ा था वो कि इंडिया में बड़ी कंपनीज पैदा होंगी कि नहीं, या बड़ी कंपनीज उतनी जल्दी बनेंगी कि नहीं। जो हमारी रिसर्च दिखा रही है, जो हमने हीलियन में देखा है, कि वो पिछले 10 साल में जो रेट है जिसके हिसाब से कंपनीज हर साल पैदा होती हैं और एक बड़े साइज तक पहुंचती है, वो रेट बढ़ के अब एक ऐसे जगह पहुंच गया है जहां पे हर साल अगर हम पिछले 5-6 साल से कंपेयर करें तो हर साल वो रेट बढ़ रहा है। तो एक ये अच्छी बात हो रही है इंडिया में कि जो कंपनी का साइज है वो इन इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए काफी सब्सटैंशियल है, वो काफी सही साइज की कंपनीज बन रही हैं। जो जरूरी बात यह है कि इन्वेस्टर्स खासकर ये देखते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट का थीसिस क्या है, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आप कुछ नया सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। तो उस हिसाब से इस फंड का जो फोकस है, जो कि जो इंडिया की पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से इतना बड़ा इम्पैक्ट और इतने लोगों को जो कोई वैल्यू प्रोवाइड करे, उन कंपनीज को देखते हुए वो थीसिस हम लोग आशा करते हैं कि वो उनको पसंद आएगा और उसके बेसिस पे उन्हें ये फंड पसंद आएगा। मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या आप एडवाइस कर रहे हैं उन स्टार्टअप्स को जो आगे आपको अप्रोच करेंगे, आपसे शायद पैसा उठाना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप जो इंडिया में जो मोटी प्रॉब्लम्स हैं और इंडिया की जो यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, बाहर के मॉडल्स ना देख के जो इंडिया के मेन इश्यूज हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट होता है और जो अगले 10 साल में हमारा जीडीपी बढ़ेगा जिस हिसाब से, आप उन मोटी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढिए और ऐसे ढूंढिए कि वो बहुत लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया राहुल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट यूनिटरी हीलियन के लिए। थैंक यू सो मच हर्षिता, बाय बाय। वैसे माना जाता है कि 2020 तक भारत का फिनटेक मार्केट $2.4 बिलियन का होगा और इस मार्केट में कदम रख रहे एंटरप्रेन्योर्स को कुछ नायाब करने की जरूरत है। इसी मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।